इस दुनिया में हर तरह के लोग पड़े हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तों के खातिर अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तों को ही शर्मसार कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। आज की इस कहानी में एक हम ऐसे ही इंसान की बात करेंगे जो अपने होने वाले भाई की सास के साथ में उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है और अपने शरीर की हवस को मिटाने लगता है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी पंजाब के लुधियाना शहर की है। दरअसल दोस्तों, पंजाब के लुधियाना शहर में एक बिजनेसमैन रहा करते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है और उनकी पत्नी के अलावा उनकी 2 बेटियां होती हैं। उनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी होता है। सावित्री देवी की उम्र लगभग 60 वर्ष होती है और उनकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रोशनी होता है, रोशनी की उम्र लगभग 30 वर्ष होती है, और उनकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम शिखा होता है, और शिखा की उम्र लगभग 22 वर्ष होती है। एक दिन अचानक वो जो परिवार के मुखिया होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत के बाद में उस परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो उनकी पत्नी सावित्री देवी के ऊपर आ जाती हैं। और सावित्री देवी अपनी बड़ी बेटी रोशनी की शादी कर देती हैं, और शादी करने के बाद में वो दोनों अपने परिवार में अपने पति के साथ में आराम से रहने लगते हैं। पर कुछ ही समय बीतता है और रोशनी देवी को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम दिवांशी होता है। और शादी के 2 साल बाद ही रोशनी अपने पति से तलाक लेकर के अपने घर, अपनी मां के घर वापस आ जाती है और अपने मायके में ही रहने लगती है। अब बड़ी बेटी तो अपना घर छोड़ करके अपनी मां के पास में अपने मायके में रहने लगती है। उधर जो सावित्री देवी की जो दूसरी बेटी होती है वो शादी करने की योग्य हो जाती है, जिसका नाम शिखा होता है। अब शिखा शादी करने की योग्य हो जाती है। शिखा की उम्र लगभग 22 वर्ष हो चुकी होती है। अब सावित्री देवी शिखा की शादी के लिए एक लड़के की तलाश करने लगती है, और उसकी तलाश एक दिन पूरी हो जाती है जब उसे उसी ही लुधियाना शहर में एक अच्छा परिवार मिल जाता है, और उस परिवार में शेखर नाम के व्यक्ति के साथ शिखा की शादी फिक्स कर दी जाती है। उधर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। फिर अचानक एक दिन जो सावित्री देवी की बड़ी बेटी होती है रोशनी, और रोशनी की जो बेटी होती है दिव्यांशी, जिसकी उम्र 8 वर्ष होती है, वो अचानक घर से गायब हो जाती है। और जब वो लोग उसको बहुत ही तलाश करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, पर तलाश करने के बाद में जब वो बेटी कहीं नजर नहीं आती तो वो तीनों एक दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में भागते भागते पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में वहां पर जो दरोगा साहब होते हैं उनके सामने FIR लिखवाते हैं, और उनको अपनी नातिन सावित्री देवी अपनी नातिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं, और वो थाने में बताती हैं कि सर, जो मेरी एक 8 साल की नातिन है जिसका नाम दिव्यांशी है, उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा है। आज वो सुबह से घर से गायब है। जब से वो अपने स्कूल गई थी तब वापस नहीं आई है। यह बात सुनकर के जो उस थाने के इंचार्ज महोदय होते हैं, वो इंचार्ज महोदय उन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार क्या आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी है? क्या लगता है कौन हो सकता है जो आपकी नातिन को और आपकी बेटी को किडनैप किया हो? उसी समय जो सावित्री देवी होती है उनके मुंह से जो शेखर होता है उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है रमन, उनके मुंह से वो शब्द निकल जाता है कि वो कहती हैं
कि साहब मेरे हिसाब से दिव्यांशी को अगर किसी ने किडनैप किया है तो रमन हो सकता है। अब पुलिस वाले सावित्री देवी से पूछते हैं कि आखिरकार ये रमन है कौन। तब वो यह बताती हैं, तब सावित्री देवी पुलिस को बताती हैं कि साहब दरअसल हमने अपनी छोटी बेटी की जहां शादी फिक्स की है, उस लड़के का नाम शेखर है और उसका जो छोटा भाई है जिसका नाम रमन है, हो सकता है जिसने दिव्यांशी को किडनैप किया। अब पुलिस को आखिरकार ये बात समझ में नहीं आती कि जिस घर में आपकी बेटी का रिश्ता हो रहा है आप उसी के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या है। शेखर और रमन के घर पहुंच जाती है और शेखर और रमन के घर में जब पहुंचती है तो उस समय उसके घर पर उसके पिताजी होते हैं और जब उनके पिताजी से पूछती है कि आखिरकार ये रमन कहाँ है तो बताते हैं कि सर वो कल कहीं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ में गया था, तब से अभी घर वापस नहीं आया है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वाले पूछते हैं कि जब भी वो आ जाए, पुलिस वाले उनके पिताजी से बोलते हैं कि जैसे ही रमन घर पर आए उसकी सूचना हमें देना। तब उसके पिताजी पुलिस वालों से पूछते हैं कि आखिरकार साहब ऐसी क्या बात हुई है, ऐसा क्या काम किया है रमन जिसके लिए आप उसे थाने में बुला रहे हैं। तब पुलिस वाले जो उसके पिताजी को बात बताते हैं, वो बात सुन करके उसके पिताजी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो ये बताते हैं कि सावित्री देवी जिस घर में आपके बेटे की शादी हो रही है, वो सावित्री देवी आपके छोटे बेटे के खिलाफ एक FIR लिखवाया है और उन्होंने बताया है उनकी नातिन घर से गायब हो चुकी है और उनका ये पूरा शक है कि इस काम को आपके बेटे रमन ने किया है। उस समय उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि सर यह काम मेरा बेटा रमन ने नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी रोशनी ने किया है जिसकी बेटी दिव्यांशी है। तब पुलिस पूछती है कि आखिरकार ऐसा वो क्यों करेगी। तब उसके पिताजी बताते हैं कि साहब मुझे किसी के परिवार में किसी चीज की दखलंदाजी करने का मुझे कोई हक नहीं है और वैसे भी मैं किसी के परिवार में कोई दखलंदाजी नहीं करता हूं, पर जब उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर लगाया है तो मैं आपको यह हकीकत बता रहा हूं। दरअसल साहब जो उनकी बड़ी बेटी है वो अपने पति से तलाक लेकर के अपने मैके में अपने माँ के पास में रह रही है। मेरे लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है, मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जो वो लड़का है वो रोशनी से कहता है कि मैं आपसे तो शादी कर लूंगा पर आपकी बेटी को मैं कभी भी नहीं अपनाऊंगा और इसलिए साहब मुझे तो यह पूरा शक है कि रोशनी देवी ने ही अपनी बेटी को किडनैप करवाया है और वो इल्जाम मेरे बेटे रमन के ऊपर लगा रही है। अब पुलिस को यह मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो दो परिवार एक दूसरे के रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं वो दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। पुलिस वहां से सावित्री देवी के घर पर आती है और सावित्री देवी से और उनकी दोनों बेटियों को साथ में बैठा करके अब उनसे पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार आपके परिवार में ये सारा सब कुछ है, आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। और जो रोशनी होती है उससे पूछताछ करती है कि क्या आपने अपने पति को छोड़ा है। रोशनी बोलती है कि हाँ साहब मैंने अपने पति को छोड़ा है। क्या आपका किसी दूसरे लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है। वो बताती है कि हाँ साहब मेरा एक दूसरे लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है। तो कहते हैं कि आपका जिस लड़के से आप प्यार कर रही हैं वो लड़का आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो बताती है कि हाँ साहब ऐसा वो बोलता है पर मैंने साहब ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों अपनी बेटी को मारूंगी, मैं अपनी बेटी को क्यों किडनैप कराऊंगी। तब सावित्री देवी पुलिस को एक ऐसी चीज दिखाती हैं और पुलिस को एक ऐसी चीज बताती हैं जिसको सुन करके पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सावित्री देवी अपना मोबाइल निकालती हैं और मोबाइल निकालने के बाद में जो बात सावित्री देवी कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, कभी अपने राज को कभी खोलना नहीं चाहती थी, आज ऐसी मजबूरी आ चुकी थी सामने कि अगर वो राज सावित्री देवी पुलिस को नहीं बताती तो वो खुद फंसने वाली थी। इसलिए वो राज वो पुलिस के सामने खोल करके रख देती हैं और जैसे ही वो अपने मोबाइल का एक वीडियो पुलिस को दिखाती हैं, पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों जो सावित्री देवी होती हैं वो पुलिस को दिखाती हैं जो रमन होता है
वो सावित्री देवी के साथ में संबंध बना रहा होता है। और यह चीज देख करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, और सावित्री देवी वो वीडियो को दिखाते हुए रोने लगती है और उनसे पूरी बात, पुलिस वालों से पूरी बात को बयां करती है। तब सावित्री देवी पुलिस को बताती हैं कि साहब, मैंने एक अच्छा परिवार देख करके अपनी बेटी की शादी तय की थी। शेखर एक बहुत ही अच्छा लड़का है, यह सोच करके मैंने उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता किया था। जैसे ही मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है, वैसे ही एक दिन मेरी बेटी के मोबाइल पर उसके छोटे देवर, शेखर के छोटे भाई और मेरे बेटी का देवर का फोन आता है। फोन आने के बाद में वो मेरी बेटी से बोलता है कि भाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं, शेखर आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी बेटी इस चीज के लिए मना कर देती है। तब वो कहता है कि आजकल ये सब कुछ चलता है, हर कोई शादी से पहले एक दूसरे से मिलता है। आप इतने पुराने ख्यालों की लड़की हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको अगर भैया बुला रहे हैं तो आपको मिलने आना पड़ेगा। और यह बात सुन करके जो मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी शिखा को शेखर से मिलने के लिए भेज देती हूँ। और शिखा और शेखर जब किसी रूम में मिल रहे होते हैं, वो दोनों शायद साहब, जो कि नहीं करना चाहिए था, मैं मानती हूं कि वो गलत है, पर वो दोनों एक पति पत्नी के रिश्ते में बंधने वाले होते हैं, इसलिए वो दोनों आपसी संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो शेखर का भाई रमन होता है, वो उन दोनों का एक चुपचाप वीडियो बना लेता है। और एक दिन जब मैं अकेली घर पर होती हूँ, वो मेरे पास में आता है और मुझे गंदे गंदे तरीके से मुझे छूने लगता है। कभी वो मेरे कमर पर हाथ लगाता था, कभी मेरे सीने पर हाथ लगाता था, कभी मेरे गालों पर हाथ लगाता था। और यह सब देख करके जब साहब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उसे एक थप्पड़ मार देती हूँ और थप्पड़ मारने के बाद में उसे तुरंत इस घर से निकल जाने के लिए बोल देती हूँ। पर वो लड़का इतना साहब बदतमीज था कि वो मेरी बात नहीं मानता, बल्कि वो मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल करके मुझे वो वीडियो दिखाने लगता है और बोलता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दिया कि आपकी बेटी की किसी से शादी नहीं होगी। डर जाती हूँ और मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगती हूँ, उसके सामने अपने हाथ पांव जोड़ने लगती हूँ, गिड़गिड़ाने लगती हूँ, पर उस लड़के को मेरे ऊपर एक भी तरस नहीं आता। उस दिन तो वो मेरे घर से चुपचाप चला जाता है, पर फिर एक दिन जैसे ही मैं घर पर अकेले होती हूँ, जब भी मैं घर पर अकेले होती थी, अक्सर वो आ जाता था। और फिर एक दिन वो जब मैं घर पर अकेले होती हूँ, तब वो फिर दोबारा मेरे घर पर आ जाता है। और दोबारा मेरे घर पे आने के बाद में वो वीडियो फिर वो मुझे दिखाता है और बोलता है कि आज मैंने जैसे आपसे कहा, अगर आपने नहीं माना तो मैं इस वीडियो को आज जरूर वायरल कर दूंगा। और जो मेरे घर के आसपास जो काम करने वाले मजदूर लगे होते हैं, जो शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद में मुझसे ये कहता है कि अगर आपने जैसा मैंने बोला है वैसा नहीं किया तो मैं ये वीडियो सबसे पहले इन लोगों को दिखाऊंगा। और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर ये वीडियो इन लोगों ने देख लिया तो फिर आपकी बेटी की कहीं भी किसी के साथ शादी होने वाली नहीं है। इस बात से साहब मैं डर जाती हूँ और मेरी मजबूरी का फायदा वो उठाता है और मैं उसके सामने मजबूर हो जाती हूँ। वो मुझे मेरे घर के एक रूम में ले जाता है और रूम में ले जाने के बाद में मेरे शरीर के एक एक कपड़ों को उतार देता है और उतारने के बाद में मेरे शरीर को नोचने लगता है, मेरे शरीर के साथ में खेलने लगता है और वो अनैतिक संबंध बनाने लगता है। साहब मैं मजबूर होती हूँ, इसकी हर जबरदस्ती को मैं झेल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का घर बसाना था और मुझे यह डर था कि कहीं मेरी बेटी का घर न उजड़ जाए। इतना करने के बाद में साहब उसकी जो सोच होती है, जो उसकी ख्वाहिश होती है, वो और बढ़ने लगती है। और फिर एक दिन वो मेरे घर पर आता है और जिस समय मेरी नातिन घर पर खेल रही होती है, उसको अपने पास में बैठाता है और बैठाने के बाद में उसे कुछ खिलौने देता है, खाने के लिए चॉकलेट देता है
उसको अपने पक्ष में कर लेता है। साहब वो नादान बच्ची होती है, उसे कुछ नहीं पता होता। और यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि आखिरकार रमन से आपको दूर क्यों रहना है। साहब मैं उसको अकेले में बोलती हूँ कि आप मेरी नातिन से दूर रहिए, तो बोलता है कि अब दूर क्या रहना है, इस घर में तो हमारा रिश्ता होने वाला है और हम आप सब रिश्तेदार हैं, जैसे आपके रिश्तेदार वैसे मेरे रिश्तेदार। फिर साहब वो एक दिन आता है और मेरी बड़ी बेटी जो होती है उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है, उसके कमर पर हाथ लगाने लगता है, उसके बदन को अजीब अजीब तरीके से छूने लगता है। और उस समय मेरी बेटी उसको घर से धक्के मार करके निकाल देती है। और इस चीज से वो चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद में साहब मुझे पूरा विश्वास है कि उसने इसीलिए मेरी जो बेटी की बेटी है दिव्यांशी है, उसका साहब जरूर उसी ने कुछ ना कुछ किया है। अब पुलिस उस वीडियो को भी देखती है जो कि वो वीडियो उस समय उसने उसका बलात्कार करते हुए बनाया था। अब पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। पुलिस तुरंत रमन की तलाश करने लगती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और रमन के घर पर पहुंचती है और रमन के पिता से पूछताछ करने लगती है। और जब रमन के पिता से वो कड़ाई के साथ में पूछताछ करती है तो रमन के पिता टूट जाते हैं और अपने बेटे का एड्रेस बता देते हैं। और वो बताते हैं कि साहब मेरा बेटा, मैंने अपनी बहू और बड़े बेटे के लिए मैंने एक पहले से ही मकान खरीदा था कि शादी होने के बाद में मेरे बेटा और मेरी बहू उस मकान में रहेंगे। मेरा बेटा जो रमन है वो उसी मकान पर है। साहब मैं उसको बहुत समझाया पर उसकी ये आदतें सुधरी नहीं, पर मैं बेटे के मोह में शायद पागल हो गया था और उसे बचाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। ये बात सुनकर के पुलिस तुरंत रमन के पास में पहुंचती है और रमन को गिरफ्तार करती है। और जब रमन से पूछताछ करती है, उस दिव्यांशी के बारे में पूछती है, रमन अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि उसी ने दिव्यांशी का कत्ल कर दिया है और कत्ल करके उसकी लाश को जमीन पर दफन कर दिया है। पुलिस रमन को उस स्थान पर ले जाती है और उस बच्ची की लाश को खुदवाया जाता है और वो बच्ची की लाश बरामद हो जाती है। पुलिस उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उस बच्ची की लाश को सावित्री देवी और उसकी मां रोशनी देवी को सुपुर्द कर देती है, को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि किसी को दर्द देना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।